बेटा आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जिसका नाम है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी विज्ञान। उस यूनिट के अंदर बेटा हमें मेनली 3 चैप्टर के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला चैप्टर है वंशागतीय विविधता के सिद्धांत, दूसरा चैप्टर है वंशागति के आणविक सिद्धांत और तीसरा चैप्टर है विकास, एवोल्यूशन वाला, जो कि जूलॉजी वाले पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें से बेटा सबसे पहले चैप्टर की हम बात करें तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है वंशागतीय विविधता का सिद्धांत, ये अपने आप में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल अगर आप नीट की बात करो तो हर साल बेटा यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हर साल यहाँ से आते हैं। और अगर आप बात करो बेटा बोर्ड्स की, तो बेटा बोर्ड्स के अंदर भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 5 से लेकर 7 मार्क्स तक का ये चैप्टर है। और अगर अपन बात करें सीयूईटी की, तो यहाँ तक भी, इसमें भी बेटा 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन तक जो है वो यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले बेटा हमने अभी कहा था क्या कि हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये किसके अंदर पढ़ रहे हैं सर, हम ये जेनेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। और जेनेटिक्स को ही आप क्या बोलते हो सर, उसी को हम आनुवांशिक विज्ञान बोलते हैं। तो बेटा जेनेटिक्स जो है उसको हमने मेनली 3 पार्ट्स में बांट रखा है। होती क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है बेटा। पहले पार्ट्स में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। बेटा हिंदी में इसको प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान बोलते हैं, प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान। ठीक है, और बेटा दूसरा जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बेटा हिंदी में हम इसको बोलते हैं आणविक आनुवांशिक विज्ञान। और बेटा लास्ट पार्ट जो है जेनेटिक्स का उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल वाला जेनेटिक्स है इसके अंदर हम सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो भी जेनेटिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसके बारे में हम इसी पार्ट्स के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अंतर्गत हमारी बुक में जो चैप्टर दिया गया है वो है वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो वो जो चैप्टर है बेटा उसमें मेनली हमें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। दूसरी जो जेनेटिक्स आती है जिसको हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोलते हैं, उसके अंदर हमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन निर्माण कैसे होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। या जीन जो है वो कहाँ उपस्थित होती है। तो इसके अंतर्गत हमारी बुक में एक चैप्टर दे रखा है, कौन सा, वंशागति के आणविक सिद्धांत, ये वाला चैप्टर दे रखा है जिसमें हम पूरा का पूरा बेटा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में जो आता है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंतर्गत जो चैप्टर दे रखा है बेटा वो दे रखा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में हम जो भी है वो इस पॉपुलेशन जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते। तो हम जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक्स का, कौन सा, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन।
बेटा ये चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात तो जेनेटिक्स क्या है, सबसे पहली बात तो जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जेनेटिक्स क्या है। उससे पहले बेटा हम एक चीज देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जो वंशागति है, विविधता के सिद्धांत है, उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर हम उस चैप्टर की रूपरेखा देखें बेटा, तो इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम आसानी से उसको पढ़ सके और लंबे समय तक याद रख सकें। तो पहले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे क्या कि जेनेटिक्स क्या है, और दूसरा जेनेटिक्स में उपयोग होने वाले या उपयोग आने वाले बेसिक टर्म, इसके बारे में हम पहले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक। फिर दूसरे टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम दूसरे टॉपिक में? मेंडल के बारे में, मेंडलिज्म, जहां हम मेंडल ने क्या प्रयोग किया, किसके ऊपर प्रयोग किया, उन सब के बारे में हम इसी बात में जानेंगे। तीसरे टॉपिक में बेटा हम देखेंगे पोस्ट मेंडलिज्म, मेंडल मर गया उसके बाद क्या हुआ, और इसको मैं मेंडल के अपवाद के रूप में भी जानता हूं। मेंडल के अपवाद, जहां मेंडल के नियम लागू नहीं होते, सब जगह लागू होते हैं लेकिन कुछ जगह नहीं होते हैं, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। उसके बाद बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा वंशागति के, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, ठीक है। इसमें बेटा हम ये किसने दी थी, यानी ये जो थ्योरी थी वो किसने दी थी उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको प्रयोग करके किसने सिद्ध किया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में बेटा हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, हमारे बारे में पढ़ेंगे। हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे सर? तो हम पढ़ेंगे बेटा आनुवांशिक रोग के बारे में, जो हमारे अंदर होते हैं, आनुवांशिक रोग के बारे में। और दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे क्या? पेडिग्री के बारे में, कि पेडिग्री क्या होती है वगैरह वगैरह, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम करेंगे, ठीक है। तो बेटा इन 5 टॉपिक के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। बेटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर आपने जेनेटिक्स क्या होती है और उससे रिलेटेड बेसिक टर्म सीख लिए तो आधा चैप्टर आपका अपने आप आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स क्या होती है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स क्या है भाई जेनेटिक्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बेटा याद करिए, आप लोग जब 9th और 10th में थे तब आप लोग साइंस पढ़ते थे बेटा, SCINC साइंस पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही आप बेटा 11th और 12th में आए तो आपने देखा कि अब साइंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो, ठीक है। तो बायो में आप किसके बारे में पढ़ते हो? सर हम बायो में लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हो? तो लिविंग के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे उनके अंदर जनन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा उनके अंदर जो लाइफ प्रोसेस होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। ऐसे ही बेटा बायोलॉजी के अंदर एक शाखा होती है, एक ब्रांच होती है, जहां आप जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हो। यानी जेनेटिक्स जो है वो बायो की एक ब्रांच है, ठीक है। ऐसे बायो को आप बड़ी बुक मान लो, उसमें से फिर आपने छोटी छोटी बुक के टुकड़े कर दिए, तो बायो जो है ब्रांच है, सॉरी बायो एक सब्जेक्ट है और उसकी एक छोटी सी ब्रांच है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंदर आप 2 चीजों का अध्ययन करते हो। किस किस का अध्ययन करते हैं? तो बेटा इस पहली बात तो इस जेनेटिक्स को हम हिंदी के अंदर आनुवांशिक
विज्ञान कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जेनेटिक्स के अंदर जो है बेटा, आप पढ़ते हो हेरिडिटी के बारे में और दूसरा पढ़ते हो आप वेरिएशन के बारे में। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या हुई सर? बायो की वो ब्रांच या जीव विज्ञान की वह शाखा जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करें, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो सर इतना तो मुझे क्लियर हो गया क्या कि जेनेटिक्स जो है जीव विज्ञान की वह शाखा है जहां अध्ययन होता है किसका? किसके बारे में? जहां अध्ययन होता है बेटा, एक तो होती है हेरिडिटी और एक होती है वेरिएशन। बेटा हेरिडिटी को हम बोलते हैं आनुवांशिकता और वेरिएशन को बोलते हैं बेटा विविधता। तो आनुवांशिक विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करें। अगेन दिमाग में सवाल आता है कि सर आपने ये तो बता दिया जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स वो शाखा है जहां हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? जहां हम अध्ययन कर रहे हैं हेरिडिटी का और दूसरा वेरिएशन का। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है। तो बेटा आइए अब हम हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है उसको समझते हैं। तो बेटा हेरिडिटी क्या होती है उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। आप लोगों ने कभी सोचा है क्या कि हमेशा हाथी के बच्चे, हाथी जो होता है उसके हाथी का बच्चा ही क्यों पैदा होता है? इंसान क्यों नहीं पैदा होता? इंसान के इंसान ही क्यों पैदा हो रहा है? गधे के गधा ही क्यों पैदा हो रहा है? आम के पेड़ पे आम का फल ही क्यों लग रहा है? अब सर ये कैसी बातें हैं? उनके वही तो होगा, लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या है? तो बेटा इसके पीछे है हेरिडिटी, आनुवांशिकता। हेरिडिटी क्या होती है बेटा? तो हेरिडिटी जो होती है इसमें जनक से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। हेरिडिटी के अंदर हम जनक से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, या फिर मैं ऐसा बोल दूं हेरिडिटी में इनहेरिटेंस का अध्ययन होता है। इनहेरिटेंस का अध्ययन किया जाता है। अब सर ये इनहेरिटेंस क्या है? तो ध्यान से सुनिए बेटा। मैंने कहा जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उनका अध्ययन जहां किया जाता है उसे हेरिडिटी बोलते हैं। अब मैं जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित होते हैं इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलूं और उसकी जगह वन वर्ड यूज कर लूं इनहेरिटेंस, तो कितना अच्छा रहेगा। इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इनहेरिटेंस का मतलब होता है जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित, लक्षण स्थानांतरण। उसे हम या तो इतना बड़ा स्टेटमेंट से बोल सकते हैं या फिर एक वन वर्ड से बोल सकते हैं जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है बेटा जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण। बेटा जनक से संतति में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इनका अध्ययन, ये कैसे हो रहे हैं ट्रांसफर, इसका अध्ययन हम जहां करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी कहते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा, आपको किसी ने बोला होगा कि यार आप तो अपने मम्मी पापा की तरह दिख रहे हो, आप तो अपनी बुआ की तरह दिख रहे हो। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके कुछ लक्षण आपसे मैच कर रहे होंगे। इसका मतलब जो लक्षण उनके अंदर होंगे वो किसी न किसी तरीके से आपके अंदर आए होंगे। और बेटा ये जो लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस बोल रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं इसका अध्ययन जहां कर रहे हैं उसे हेरिडिटी बोल रहे हैं। ध्यान से समझना, जनक से संतति में लक्षण आते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। कैसे आ रहे हैं इसका जो अध्ययन होगा वो जहां करते हैं उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब मैं आपसे बोलूं क्या सारे लक्षण जनक से संतति में आते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर सारे आते होते हैं, तो मैं बिल्कुल मेरे मम्मी पापा की तरह ही दिखता, लेकिन उनकी तरह नहीं दिख रहा हूं, इसका मतलब सारे लक्षण उनके अंदर से मेरे अंदर नहीं आए होंगे। तो कुछ लक्षण ऐसे भी होंगे जो उनसे आपके अंदर नहीं आए होंगे, जिसकी वजह से आप जनक से अलग दिखते हैं, थोड़ा बहुत अंतर आता है। उसी अंतर को हम क्या कहते हैं बेटा, विविधता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधता बोल लो या वेरिएशन बोल लो। तो यहां मैं लिखूं कि जनक एवं संतति में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। आप अपने मम्मी पापा से अलग दिखते हो, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विविधता कहते हैं। ठीक है, और आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हो, ये किस वजह से हो रहा है, ये सर इनहेरिटेंस की वजह से हो रहा है। और इसका अध्ययन आप जहां कर रहे हो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा समझे तो हमें क्या समझ में आया, हमें समझ में आया कि सर जो जनक है उन जनक से संतति में कुछ लक्षण जो है उनका स्थानांतरण हो जाता है। लक्षणों का स्थानांतरण होता है। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप इनहेरिटेंस कहते हो। क्या कहते हो, इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस का अध्ययन आप जहां करते हो उसे आप क्या कहते हो सर, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। और कुछ लक्षण ऐसे हैं बेटा जो जनक से संतति में नहीं आते हैं, जिस कारण से वो लक्षण संतति में नया बनता है और वही लक्षण जनक को संतति के से अलग करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल दूं कि जनक और संतति में, जनक एवं संतति में पाए जाने वाले अंतर को विविधता कहते हैं। विविधता कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। और जहां हम इसका और इसका अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स में हम विविधता और हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी क्या होती है, तो जहां हम इनहेरिटेंस का अध्ययन करें, या ऐसा बोल लूं जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं उनका अध्ययन करें, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। और जो लक्षण ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं उसकी वजह से दोनों में अंतर आ रहा है, जनक और संतति में जो अंतर पाया जा रहा है उसका अध्ययन जहां करें, उसे अंतर जो पाया जाता है उसको हम विविधता बोलते हैं। इन दोनों का अध्ययन जहां होता है उसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब यह है सर, क्या है कि जेनेटिक्स के अंदर हमें दो बातों के बारे में पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है हेरिडिटी के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है वेरिएशन के बारे में। सर आपने हेरिडिटी को
आनुवांशिकता बोला है और वेरिएशन को विविधता बोला है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या कि हेरिडिटी की वजह से ही जनक और संतति में समानताएं आती है? हेरिडिटी की वजह से ही तो आती है। कैसे भाई? हेरिडिटी में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जनक से संतति में जो लक्षण आ रहे हैं, और जो लक्षण आ रहे हैं वो दोनों में सेम रहेंगे कि अलग अलग? सर सेम रहेंगे। सेम रहेंगे इसका मतलब समानताएं लाएंगे या अंतर लाएंगे? सर समानताएं लाएंगे। इसका मतलब यह है कि हेरिडिटी जो है वो समानताएं लाती है और वेरिएशन जो है वो असमानताएं लाता है। सॉरी, वेरिएशन जो है बेटा वो असमानताएं लाता है। ठीक है? तो अगर हम सभी डेफिनेशन एक साथ यहां पर लिखें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले आता है जेनेटिक्स। तो इसकी परिभाषा यहां लिखूं तो आप क्या बोलोगे कि वह शाखा जहां हेरिडिटी एवं वेरिएशन का अध्ययन होता है। अध्ययन होता है। ठीक है? अब सर हेरिडिटी क्या है? तो बेटा हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी की हम दो परिभाषाएं बना सकते हैं। पहली परिभाषा कि जहां इनहेरिटेंस का अध्ययन हो, इनहेरिटेंस का अध्ययन हो, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। या ऐसा भी बोल सकता हूं क्या कि जनक से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण के अध्ययन को, जनक से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण जनक से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण, जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं बेटा इसी को तो इनहेरिटेंस कहते हैं। तो जनक से संतति में लक्षणों के स्थानांतरण, इतना बड़ा बोलूं या एक वर्ड बोल लूं, इनहेरिटेंस के अध्ययन को हेरिडिटी कहते हैं। यानी हेरिडिटी में हम हेरिडिटी कहते हैं, यानी हेरिडिटी में हम इनहेरिटेंस के बारे में ही पढ़ते हैं। भाई इनहेरिटेंस ही तो है यार। या तो आप जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरण हो रहे हैं ये बोलो, या एक वर्ड में इनहेरिटेंस बोल लो। तो या तो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल के बोलो कि उनके बारे में पढ़ते हैं, या आप ऐसा बोल लो कि इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी में मेनली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस के बारे में। इसीलिए एनसीईआरटी बोलती है कि इनहेरिटेंस जो है, क्या बोलती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बोलती है कि इनहेरिटेंस हेरिडिटी का, क्या हो गया? इनहेरिटेंस हेरिडिटी का आधार है। भाई हेरिडिटी में हम इनहेरिटेंस का ही तो अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए यही आधार हो गया इसका। ठीक है? फिर लास्ट आता है बेटा क्या? विविधता, जिसको हम वेरिएशन बोल रहे हैं। तो वेरिएशन में हम क्या पढ़ते हैं? तो ध्यान दीजिए बेटा, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं ना। वेरिएशन में हम क्या पढ़ते हैं? तो सर वेरिएशन में हम पढ़ते हैं जनक और संतति में पाए जाने वाले अंतर।
अंतर को विविधता कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा हाथी का बच्चा ही क्यों पैदा होता है, तो अब आप जवाब दे सकते हो सर ऐसा इसलिए क्योंकि वहां जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित हो रहे हैं, और ये जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और इसका अध्ययन जहां करते हैं उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। सारे लक्षण जनक से संतान में नहीं आते हैं, तो कुछ लक्षण जो है वो जो नहीं आए हैं उसकी वजह से दोनों में अंतर आ जाता है, उसी अंतर को हम विविधता कहते हैं। तो इस विविधता से असमानताएं आती है जनक और संतति के बीच में, और हेरिडिटी से समानताएं आती है। तो जेनेटिक्स में हम समानताएं और असमानताएं कैसे आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? जी सर, अब मेरे को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। तो जेनेटिक्स क्लियर हो गई कि सर जीव विज्ञान की वो शाखा जहां हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? जहां हम इनहेरिटेंस का अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? जनक से संतति में लक्षण का स्थानांतरण। ठीक है, और सारे लक्षण स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो कुछ लक्षण की वजह से अंतर आता है, उसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? विविधता। अब हम चैप्टर में देखें तो बेटा चैप्टर में मेनली हेरिडिटी की बात की गई है, इसकी बात बहुत कम की गई है, इसकी बात बहुत कम की गई है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत कम है, उसके बाद डिटेल में हमें हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में समझते हैं? विविधता के बारे में। विविधता बोल लो, या इंग्लिश में इसको हम वेरिएशन कहते हैं। क्या होता है वेरिएशन? तो इतनी बार बोल दिया मैंने, जनक एवं संतति में पाए जाने वाला अंतर, उस अंतर को आप क्या बोल दोगे बेटा? विविधता बोल दोगे। अब ये जो विविधता है बेटा, ये विविधता जो है ये दो प्रकार की होती है। एक जिसको हम बोलते हैं बेटा कायिक विविधता, इसी को आप इंग्लिश में सोमेटिक वेरिएशन बोलते हो। सोमेटिक वेरिएशन। और एक और आती है बेटा जिसको हम बोलते हैं जनन विविधता, जिसको आप इंग्लिश में बेटा जर्मिनल वेरिएशन बोलते हो। ठीक है, कायिक विविधता का मतलब समझो पहले। विविधता मतलब तो समझ गए आप, जनक और संतति में अंतर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आज मेरा हाथ कट जाए किसी वजह से, है ना, मेरा हाथ कट जाए यहां से, लेकिन अभी हाथ कट गया तो मैं अपने जनक को देखूंगा, यानी अपने मम्मी पापा को देखूंगा, तो उनका तो पूरा हाथ है, मेरा पूरा हाथ नहीं है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसी विविधता को हम क्या बोलेंगे बेटा? कायिक विविधता, जो हमारी कायिक कोशिका में होती है। कहां होती है बेटा? कायिक कोशिका, यानी बॉडी की कोशिका, कायिक कोशिका में होती है। ठीक है, दूसरी बात, अब मेरा हाथ कटा हुआ है तो क्या मेरे जो बच्चे पैदा होंगे, यानी जो मेरे से आगे पीढ़ी आएगी, क्या वो भी बिना हाथ की आएगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, उनके तो पूरे हाथ होंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो विविधता आई है ये आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगी। ये जो विविधता है ये आगे वाली पीढ़ी में स्थानांतरित, आगे पीढ़ी में इसका जो स्थानांतरण है वो बेटा नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए कटा हुआ हाथ या टूटा हुआ हाथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कायिक विविधता। दूसरी आती है बेटा जनन विविधता। जनन विविधता को ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसी जनक के अंदर कोई आनुवांशिक रोग नहीं था, लेकिन वो जो जनक था, मान लीजिए सपोज करो किसी कारणवश वो एक्सरे से ज़्यादा एक्सपोज हुआ, तो उसके अंदर जो स्पर्म था मेल के अंदर, उसके अंदर उसके डीएनए में कुछ बदलाव हो गया, और वही स्पर्म आगे जाके
निषेचन करता है मादा युग्मक के साथ, तो उससे जो युग्मनज बना उसमें डीएनए में बदलाव आ गया और उससे एक आनुवांशिक रोग हो गया। जैसे मान लीजिए सिकल सेल एनीमिया, बेटा आगे हम पढ़ेंगे, तो जनक को नहीं था, जनक को कोई रोग नहीं है, उसको रोग है, तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, क्योंकि उनको रोग नहीं है और इसको है, नया लक्षण आ गया, तो दोनों में अंतर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जनन कोशिका में होता है। जनन कोशिका का मतलब है युग्मक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी आनुवांशिक रोग ले लो। अब सर क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे क्या? जैसे मान लीजिए ये जनक है, इनमें रोग नहीं था, इनके बच्चे में आ गया, अब इनके बच्चे से वो रोग आगे वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहेगा। जो कायिक लक्षण है बेटा वो आगे, या जो कायिक विविधता है वो आगे ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन जनन विविधता जो है वो आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो इसीलिए मैं बोल दूं क्या कि आगे पीढ़ी में स्थानांतरण होगा, इसमें नहीं होगा और इसमें होगा। क्लियर? वेरिएशन क्या होता है आपको समझ में आया? दो टाइप होते हैं इसके, कौन सा टाइप आगे ट्रांसफर होगा, कौन सा नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमें वेरिएशन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो बस इतना सा पढ़ के हम वेरिएशन को खत्म कर देंगे। हमें मेनली हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, या ऐसा बोलूं इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल से पढ़ना है कि किस प्रकार से जनक से संतति में लक्षण स्थानांतरित होते हैं, क्या उसका कोई रूल फॉलो होता है, क्या इसके बारे में किसी ने कुछ प्रयोग किया, वगैरह वगैरह सारी बातें। ठीक है, उससे पहले बेटा हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म है जो बार बार आएंगे और जिनको हमें अच्छे से याद कर लेना है या समझ लेना है। समझना इंपॉर्टेंट है, याद तो बाद में भी हो जाएगा, समझ लेना है अच्छे से। तो कौन कौन से ऐसे टर्म है, अगर मैं यहां नोट कराऊं बेटा, तो कुछ टर्म जो है वो बार बार जेनेटिक्स में काम में आते हैं। जैसे सबसे पहले जेनेटिक्स क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ लिया है, तो सर ये तो मैंने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद दूसरा टर्म जो आता है बेटा वो आता है हेरिडिटी क्या होता है, ये भी आपने पढ़ लिया। तीसरा टर्म आता है वेरिएशन क्या होता है, विविधता क्या होती है, ये भी आपने पढ़ लिया। चौथा टर्म आता है इनहेरिटेंस क्या होता है। सर ये तो हमने सारे ही पढ़ लिए, मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा ये तो तूने सारे ही पढ़ लिए, लेकिन अब जो टर्म आएंगे वो तूने नहीं पढ़े होंगे। जैसे सबसे पहला जीन क्या होता है, ये तूने नहीं पढ़ा। उसके अलावा बेटा एलील क्या होता है, ये भी तूने नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद एलील की अवस्था से रिलेटेड दो शब्द आते हैं, जैसे एक होता है बेटा समयुग्मजी और दूसरा होता है विषम युग्मजी। इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा बेटा फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप जिसको हम बाह्य रूप भी कहते हैं। और दूसरा आता है बेटा जीनोटाइप क्या होता है, चलो इसको हिंदी में लिख लेता हूं, जीनोटाइप जिसको आप जीन प्रारूप भी बोलते हो। ठीक है। उसके अलावा बेटा प्योर लाइन क्या होती है और प्योर लाइन पादप क्या होते हैं। उसके अलावा बेटा संकर क्या होता है, संकर को हम क्रॉस भी बोलते हैं, क्रॉस। ठीक है। फिर उसके अलावा बेटा और क्या बच गया, और बेटा लक्षण क्या होता है, ठीक है, ट्रेड क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा और क्या बच गया बेटा, एक आप ये भी जान लेना समजात गुणसूत्र क्या होते हैं।
ये सारे वो टर्म है जो जेनेटिक्स के अंदर बार बार काम में आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा किससे? सबसे पहले सर हम स्टार्ट करेंगे जीन से, क्योंकि बाकी चीजें तो हमने पढ़ ली है। जीन, ठीक है, इसी को बेटा मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। तो आप जीन बोल लो या फैक्टर बोल लो, एक ही बात है। अब पहले तो आप समझिए, मान लीजिए बेटा ये एक कोशिका है, ये कोशिका क्या कर रही है? 10 काम कर रही है। तो ये 10 काम कैसे करने हैं इसको बताने के लिए इसके पास कोई ना कोई चीज तो होगी। तो वो जो चीज होती है जिसके पास इन 10 काम की जानकारी होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सर उसे हम डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सर ये जो 10 काम हो रहे हैं, ये 10 के 10 जो काम हो रहे हैं, इन 10 काम की जानकारी इस पूरे डीएनए पे है। तो मैं ऐसा बोल दूं, एक काम की जानकारी इतने से पार्ट में होगी, दूसरे काम की जानकारी इतने से पार्ट में होगी, तीसरे काम की जानकारी इतने से पार्ट में। ऐसे हर एक काम की जानकारी के लिए डीएनए का एक पार्ट होगा। ये पहले काम के लिए, दूसरे काम के लिए, ये तीसरे काम के लिए। यानी डीएनए का हर एक टुकड़ा किसी एक काम को नियंत्रित कर रहा होगा। तो डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा जो एक काम को नियंत्रित करे, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? जीन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें यही बात समझ में आ रही है। तो जीन की परिभाषा अगर हम लिखे तो क्या बोलेंगे? डीएनए का वह भाग जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, उसे जीन कहते हैं। उसे जीन कहते हैं। ठीक है, आप इस ध्यान से समझिए। मैंने कहा बेटा ये एक कोशिका है, ये 10 काम कर रही है और इन 10 काम की जानकारी इसके डीएनए पे स्टोर है। तो मैंने कहा कि भाई एक काम की जानकारी इतने से पार्ट में होगी, दूसरे की इतने से पार्ट में, तीसरे की इतने से पार्ट में, यानी हर एक काम की जानकारी थोड़े थोड़े से पार्ट में होगी। तो डीएनए का वो थोड़ा सा पार्ट जो है उसे हम किस नाम से जानेंगे? सर उसे हम जानेंगे किस नाम से? जीन के नाम से। ये जीन है। तो डीएनए का वह भाग जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे, उसे हम किस नाम से जानेंगे बेटा? एक लक्षण को नियंत्रित करे उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या मेरी बात? ये तो बेटा पहली परिभाषा हो गई। इसकी एक और परिभाषा आती है। देखिए बेटा, मैंने कहा कि जनक से संतति में क्या आते हैं? सर जनक से संतति में कुछ लक्षण स्थानांतरित होते हैं। मान लीजिए ये 1 लक्षण, ये 2 लक्षण, ये 3 लक्षण। और आपको पता है बेटा हर एक लक्षण को कौन नियंत्रित कर रहा है? सर जीन। इसका मतलब ये जो वंशागति हो रही है सारे लक्षणों की, इस वंशागति का जो फंक्शनल यूनिट है, जो क्रियात्मक इकाई है, वो कौन है? जीन है। क्योंकि जीन ही तो लेके आ रही है लक्षण को जनक से संतति के अंदर। तो इसीलिए एक और परिभाषा बनती है जीन की, क्या? कि वंशागति की क्रियात्मक इकाई जो होती है, उस क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। क्योंकि जीन ही वो है जो वंशागति कर रही है बेटा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही है। एक और लक्षण में लूं तो क्या, सॉरी एक और परिभाषा में लूं तो क्या लूंगा कि जो संरचना एक लक्षण को जनक से संतति में स्थानांतरित, जनक से संतति में, अरे क्या हो गया, जनक से संतति में स्थानांतरित करे, उसे जीन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो 3 परिभाषाएं आ गई जीन की। पहला तो डीएनए का वो भाग
जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे उसे हम जीन कहते हैं। दूसरा बेटा, वंशागति जो हो रही है, जनक से संतति में जो लक्षण आ रहा है उसको जो लेके आ रही है, यानी जो क्रियात्मक इकाई होगी उसे हम क्या कहेंगे सर, उसे जीन कहेंगे। या फिर जो संरचना एक लक्षण को जनक से संतति में जो संरचना एक लक्षण को जनक से संतति में स्थानांतरित करें, यहां से यहां लेके आए, उसे भी हम क्या कहेंगे जीन। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है बेटा, तीनों सही है, आपकी इच्छा हो वो यूज कर सकते हो। आगे जब हम और पढ़ेंगे तो इसकी कुछ और परिभाषाएं आएगी, ठीक है। तो जीन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसमें से अगर आप याद रख सको तो ये वाली याद रख लेना, ठीक है, कि डीएनए का वो भाग जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करे उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो सर यहां पर हमारा जीन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आता है एलील। बेटा एलील समझो, उससे पहले हाँ दूसरा जो पार्ट आता है वो क्या आता है, एलील। हाँ, एलील समझो, उससे पहले ध्यान दो, ये मान लीजिए आप हो, है ना। मैं बोलूं बेटा आप जो है वो एक कोशिका से मिलके बने होंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। और इस युग्मनज का निर्माण कैसे हुआ होगा सर, इधर से नर युग्मक आया होगा और इधर से मादा युग्मक आया होगा। बेटा नर युग्मक में जो मेल होता है वो कुछ गुणसूत्र भेजता है, कितने भेजता है तो सर वो 23 भेजता है। ऐसे ही मादा युग्मक में भी मादा कुछ गुणसूत्र भेजती है, कितने भेजती है सर, वो भी 23 भेजती है। और जब दोनों का निषेचन होता है तो उससे जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज में ये वाले गुणसूत्र जो है मान लीजिए किसके आए, नर के आए, और ये वाले गुणसूत्र जो है वो किसके आए, मादा के आए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं पहले वाले गुणसूत्र को, तो बेटा ये किसका गुणसूत्र है सर, ये नर का है, और ये किसका है सर, ये मादा का है। तो ध्यान दीजिए, पहले वाले गुणसूत्र में बेटा इस जगह पे नर ने लंबाई की जानकारी भेजी थी, उसकी जो भी लंबाई थी उसकी जानकारी भेजी थी। और बेटा पहले वाले गुणसूत्र में मादा ने इस जगह भी लंबाई की जानकारी भेजी थी। तो लक्षण एक ही है बेटा, लंबाई, लेकिन जानकारी कितनी है, 2। डीएनए के पार्ट कितने हैं, 2। और सर अभी तो आपने बताया था कि जीन तो एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रही है, एक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है, ये एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित कर रही है। तो यहां पर तो सर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लक्षण को 2 जीन नियंत्रित कर रही है। तो मैं बोलूंगा बेटा ये 2 जीन नहीं है, ये तो जीन के 2 भाग है बेटा, जो समजात गुणसूत्र पर उपस्थित है। किस पर उपस्थित है, समजात गुणसूत्र पर। तो जीन के वह 2 भाग, वह 2 हिस्से, या वह दो अलग अलग अवस्थाएं जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। तो यही बात मैं यहां लिख देता हूं, क्या कि जीन के या जीन की अलग अलग अवस्था को एलील कहते हैं, ठीक है। तो यहां समझिए बेटा, एक जीन जो होती है हमेशा उसकी 2 एलील होती है, एक जीन की 2 एलील होती है। तो मान लीजिए ये समजात गुणसूत्र है बेटा, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों पे एक ही पोजीशन पे मिला के ये जो ब्लू वाला मैंने बनाया है ना, ये जीन कहलाएगा। और इसमें बेटा ध्यान दीजिए आप, इस गुणसूत्र में यहां जो डीएनए होगा वो एक एलील बना रहा होगा और यहां जो होगा वो दूसरी एलील बना रहा होगा। तो दोनों एलील मिलके जो बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ठीक है। तो तो ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए बेटा एक जीन है जो लंबाई को नियंत्रित कर रही है, यानी
वो आदमी को लंबा बना रही है, तो उसकी जो दोनों एलील होगी, हो सकता है वो ऐसी हो और हो सकता है वो ऐसी हो। तो ये पूरा का पूरा बेटा एक जीन कहलाएगा। और ये जो दोनों टी लिखे हैं ना, ये एलील है, ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना आप, जीन की एलील समजात गुणसूत्रों पर पाई जाती है। ठीक है, जीन की जो एलील है वो समजात गुणसूत्रों पर पाई जाती है। क्लियर है क्या? नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है, ऐसे समझिए। और मान लीजिए बेटा 10 कुत्ते हैं और 5 लोग हैं, और बोला गया है कि 5 लोगों को इन 10 कुत्तों को घुमाना है। तो इसका मतलब हर एक आदमी 2-2 कुत्तों को घुमाएगा। तो उस एक आदमी को आप जीन बोल सकते हो, और उसने एक हाथ से एक कुत्ते को पकड़ा है, दूसरे से दूसरे को पकड़ा है, तो ये जो 2 हाथ हो गए ना उसके, उसे हम एलील बोल सकते हैं। वो दोनों हाथ उसी आदमी के तो हैं, तो एक जीन की 2 एलील होती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल लूं कि जीन की अलग अलग अवस्था जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलील बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए बेटा ये जो एलील है, भाई एक जीन जो है उस एक जीन की 2 एलील होती है। अब दोनों एलील समान हो सकती है। जैसे मान लीजिए बेटा एग्जाम्पल ले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो जब दोनों एलील समान होगी, दोनों एलील समान होगी, तो उसे आप क्या कहोगे? सर उसे हम समयुग्मनजी एलील कहेंगे। इंग्लिश में बेटा इसको होमोजाइगस एलील बोलते हैं। तो मैं जब भी बोलूं होमोजाइगस एलील है, इसका मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दोनों एलील एक जैसी है। लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एलील अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें क्या है? दोनों एलील, जीन की दोनों एलील जो है बेटा वो अलग अलग है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सर इसे हम बोलेंगे विषम युग्मनजी एलील। इंग्लिश में बेटा इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस एलील। ठीक है, तो समयुग्मजी एलील क्या होती है? जब दोनों एलील एक जैसी हो। विषम युग्मजी मतलब जब दोनों अलग अलग हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको ध्यान से देखो। लक्षण क्या होता है? लक्षण, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम कैरेक्टर। तो बेटा जो दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? या ऐसा बोल लूं जिसे ऑब्जर्व कर सके, जिसे महसूस कर सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लक्षण कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। या जिसे हम ऑब्जर्व कर सके, जिसे ऑब्जर्व कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, मेरे को एक काला आदमी दिखाई दे रहा है, तो वो उसका लक्षण है काले रंग का। मेरे को एक लंबा आदमी दिखाई दे रहा है, तो ये उसका लक्षण क्या हुआ? कि लंबा है वो।
मुझे मेरे साथ एक लड़का पढ़ता है, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, इसका मतलब इंटेलिजेंट है, तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जो भी चीज़ है जिससे आप ऑब्जर्व कर सको, देख सको, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? लक्षण कहते हैं। ठीक है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो तो घर वाले बोलते हैं कि मेरे बेटे के लक्षण सही नहीं है, लक्षण सही नहीं है, तो ये उनको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? लक्षण है। ठीक है। अब हर एक लक्षण जो होता है बेटा, उस हर एक लक्षण की दो अवस्थाएं होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए बेटा, लंबाई एक लक्षण है, हाइट जो है वो एक लक्षण है। हाइट बेटा लंबी भी हो सकती है यानी टॉल भी हो सकती है, और बोनी भी हो सकती है यानी डॉर्फ भी हो सकती है। तो ये जो दो अवस्थाएं, इन दोनों अवस्थाओं को आप क्या बोलोगे? इन अवस्थाओं को आप ट्रेड बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे? ट्रेड्स। तो एक लक्षण में इसको आप कैरेक्टर बोलोगे, और हर कैरेक्टर की दो फॉर्म पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आप बेसिक से समझना चाहो तो एक जीन जो होती है बेटा, वो एक लक्षण को नियंत्रित करती है। एक जीन में दो एलील होती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, ये एलील है। ऐसे ही बेटा एक लक्षण की दो फॉर्म होती है जिसे हम ट्रेड बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये लंबा है और ये बोना है। ठीक है। तो लक्षण क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? फिनोटाइप और जीनोटाइप की। तो सबसे पहले फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या होता है बेटा? जो बाहर से दिखाई दे उसे फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, ये आपके सामने मैंने दो प्लांट बना दिए, ए प्लांट है और बी प्लांट। मैं आपसे पूछूं बेटा कौन सा आपको लंबा लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ए वाला प्लांट जो है वो टॉल है। और कौन सा आपको बोना लग रहा है, तो आप बोलोगे कि बी वाला जो प्लांट है वो डॉर्फ है। ठीक है, बोना है। तो ये आपको कैसे पता चला? तो सर मैंने बाहर से देख के बताया। तो जिसको आप बाहर से देख के बताते हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फिनोटाइप। तो यहां दो फिनोटाइप के प्लांट हैं, एक तो लंबा वाला और एक बोना वाला। ठीक है। तो जिस चीज को आप बाहर से देख के बताते हो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। अब मान लीजिए बेटा एक और शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। TYP। देखिए मान लीजिए बेटा, अब मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल रखूं। एक आपके सामने, चलिए मैं उधर बनाता हूं इसको। पढ़ा मैं जीनोटाइप रहा हूं लेकिन बना यहां रहा हूं, है ना? ध्यान से समझिए। मान लीजिए बेटा मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल रखूं, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। बेटा दोनों आपको कैसे दिखाई देंगे? सर दोनों ही मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं, टॉल दिखाई दे रहे हैं। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। लेकिन ये जो है इसमें दोनों एलील एक जैसी है, होमोजाइगस टॉल है। और इसमें बेटा दोनों एलील ऐसी एक जैसी नहीं है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है। यानी ये होमोजाइगस समयुग्मजी लंबा है और ये विषम युग्मजी लंबा है। तो क्या दोनों एक जैसे लंबे हैं क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, एक की जीन में दोनों एलील एक जैसी है और एक की जीन में दोनों एलील अलग अलग है। क्या बाहर से देख के आप बता सकते हो क्या? नहीं सर, बाहर से देखने पे तो मुझे दोनों टॉल दिखेंगे, लेकिन जब आप मुझे इसके जीन के बारे में बताओगे तब मैं बता सकता हूं। तो ऐसे लक्षण जिसके बारे में आप जीन देख के बता सकते हो उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है। तो जिन लक्षणों को या जिन लक्षणों को जीन देख करके, एक सेकेंड,
जिन लक्षणों को जीन देख करके बताया जाए उन्हें जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बाहर से देख के बता रहे हो तो फिनोटाइप, लेकिन अगर आप जीन देख के बता रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। ठीक है, बाहर से अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि 100% प्लांट जो है, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये आ गया, तो अगर आप फिनोटाइप से बताओ तो आप क्या बोलोगे कि 100% प्लांट लंबे। लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप बताओ तो आप क्या बोलोगे कि सर 50% प्लांट जो है वो समयुग्मजी लंबे है और 50% जो है वो विषम युग्मजी। ठीक है, ये आपको कब पता चला, जब आपने जीन देखी। तो फिनोटाइप से तो आपको दो एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन जीन देखी तो आपको लगा कि यार ये तो अलग अलग है। ठीक है, तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, क्लियर हुआ जी सर, क्लियर हुआ। तो ध्यान से सुनिए बेटा, हमें जेनेटिक्स क्या होती है वो समझ में आ गया, हमें हेरिडिटी क्या होती है वो समझ में आ गया, वेरिएशन क्या होता है समझ में आ गया, इनहेरिटेंस क्या होता है समझ में आ गया, जीन समझ में आ गई, एलील समझ में आ गई, एलील की अवस्था समझ में आ गई, फिनोटाइप समझ में आ गया, जीनोटाइप समझ में आ गया, उसके अलावा हमें लक्षण समझ में आ गया, हमें ट्रेड समझ में आ गया। अब समजात गुणसूत्र, संकर, प्योर लाइन और प्योर लाइन पादप क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके बारे में बेटा, समजात गुणसूत्रों के बारे में। तो आप लोगों ने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा समजात गुणसूत्र, इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। आपको पता है बेटा हमारी हर एक कोशिका के अंदर टोटल 46 गुणसूत्र है। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ऐसे 46 है। ऐसे ही इस साइड इसके साथ साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक गुणसूत्र जो है वो अपने जैसे गुणसूत्र के साथ जोड़ा बनाता है। तो ये जो जोड़ा होता है इसी को हम समजात गुणसूत्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा। ये मान लीजिए नर से आया हुआ गुणसूत्र है हमारे अंदर, मतलब मेरे पापा से आया हुआ है, और ये मेरी मम्मा से आया हुआ है। अब पापा ने जब ये गुणसूत्र भेजा था तो उनके पास जो लंबाई की जानकारी थी वो यहाँ रख के भेज दी, और मामा ने जब ये गुणसूत्र भेजा था मम्मा ने, तो उसके पास जो लंबाई की जानकारी थी उसने यहाँ भेज दी। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों गुणसूत्र में एक ही जगह पर एक ही लक्षण के लिए जानकारी है। तो ऐसे गुणसूत्र जिनमें एक ही स्थान पर एक ही लक्षण के लिए जानकारी हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र। अब सर क्या ये जीन है क्या, तो मैं बोलूंगा जीन नहीं पगले, ये तो एलील है बेटा। तो इसीलिए हम बोलते हैं एलील जो होती है जीन की वो हमेशा समजात गुणसूत्र पे पाई जाती है। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आता है बेटा संकर क्या होता है या क्रॉस क्या होता है। तो मान लीजिए बेटा ये एक नर, एक मेल पादप है और ये मान लीजिए एक फीमेल पादप है। इनके बीच में हमने लैंगिक जनन अपनी देखरेख में करवाया तो उसी को हम क्या बोलेंगे, संकर बोलेंगे। ठीक है, ये नर है, ये मादा है, इसमें मैंने मेरी देखरेख में क्रॉस करवाया, मेरी इच्छा से मैं चाहता था उस परागकण को लेके क्रॉस करवाया, इसी को हम संकर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद प्योर लाइन क्या होता है और प्योर लाइन पादप क्या होता है। पहले तो आप समझिए प्योर लाइन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए बेटा एक प्लांट है, ये लंबा है, इसमें हमने क्या किया, नर भाग बना, मादा भाग बना और उसमें स्वनिषेचन करवाया, यानी इसी पादप का नर युग्मक और इसी पादप के मादा युग्मक से स्वनिषेचन किया तो बीज बने होंगे। बीज ग्रो करवाया तो अगली वाली जो पीढ़ी बनी वो भी कैसी बनी, लंबी बनी। ऐसे हमने वापस स्वनिषेचन करवाया तो अगली भी वापस लंबी बनी। ऐसे 6-7 पीढ़ी तक
सिर्फ एक ही लक्षण बार बार आए तो ऐसी लाइन को आप क्या बोलोगे? ऐसी पीढ़ी की लाइन को आप क्या बोलोगे बेटा? ऐसी पीढ़ी की लाइन को हम प्योर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्योर लाइन। अब आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि बेटा इसके अंदर जो नर युग्मक होंगे, नर युग्मक बने होंगे, उनको बनाने वाली जो कोशिका होगी उसके अंदर लंबाई की ये वाली जीन है, और मादा युग्मक को बनाने वाली मादा युग्मक को बनाने वाली कोशिका में भी लंबाई की ये वाली जीन। इससे नर युग्मक जो बनेंगे 50% में ये वाली एलील जाएगी, 50% में ये वाली जाएगी। मादा युग्मक जो बनेंगे 50% में ये वाली जाएगी, 50% में। अलग अलग है या एक जैसी है? एक जैसी है सर। ये अलग अलग है या एक जैसे? एक जैसी है। तो दोनों का निषेचन होगा तो युग्मज हमेशा ऐसा ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। और ये ऐसा ही है जैसा पादप है, तो वो वापस लंबा होगा, टॉल होगा। अगेन वापस से ऐसे नर और मादा युग्मक बनेंगे, अगेन 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 ऐसे चलता जाएगा, तो उससे वापस वही सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, समझ में नहीं आया सर? कोई नहीं, आ जाएगा। प्योर लाइन का मतलब जो है और अच्छे से आगे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए तो तू ये समझ कि किसी एक पादप में स्वयं निषेचन करवाने पर 6-7 पीढ़ी तक एक ही लक्षण बार बार आ रहा है। जैसे लंबा है तो वो बार बार उसके आगे सारी पीढ़ियां लंबी आ रही है, तो ऐसे लाइन को हम प्योर लाइन बोलेंगे। और इसमें से किसी एक पादप को आप क्या बोलोगे? प्योर पादप बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर हम प्योर पादप के बारे में भी समझ लेते हैं। प्योर प्लांट क्या होता है? ऐसा पादप जिसकी जीन समयुग्मजी हो। उसे प्योर पादप कहते हैं। अब कौन सी जीन? क्या सारी जीन या जो हमने सेलेक्ट की है? बेटा जो आपने सेलेक्ट की है, जैसे मान लो इस पादप में आपने लंबाई की जीन सेलेक्ट की है, तो लंबाई की जीन या तो ऐसी होनी चाहिए या लंबाई की जीन जो है वो ऐसी होनी चाहिए। तो इसको भी प्योर पादप बोलोगे और इसको भी आप क्या बोलोगे? प्योर पादप बोलोगे। ठीक है, तो प्योर पादप हमेशा वो पादप होता है जिसमें जो लक्षण आपने सेलेक्ट किया है उस जीन की या उस लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन की दोनों एलील एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अब ध्यान से समझिए बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा। सर अभी तक हमने जेनेटिक्स क्या होती है वो समझा। पहले तो हमने जेनेटिक्स को 3 पार्ट्स में बांटा था, जहां हमें पता चला कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हमने चैप्टर की एक रूपरेखा बनाई, जहां हमने पहला टॉपिक लिया कि जेनेटिक्स क्या होती है और जेनेटिक्स में कौन कौन से ऐसे टर्म है जो बार बार उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जेनेटिक्स क्या होती है और उससे रिलेटेड जो भी शब्द आए उन सबके बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा कि जेनेटिक्स में कौन कौन से शब्द है जो बार बार यूज में आते हैं। तो ये सारे शब्द जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब ये जो सारे शब्द हैं ये हमें याद रखने हैं अच्छे से, क्योंकि ये बार बार काम में आएंगे। आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं आया है तो आप लास्ट तक देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यही शब्द बार बार रिपीट होंगे, तो कई बार जब अभी पढ़ा रहा हूं मैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन चैप्टर जब आगे खिसकेगा तो आपको अपने आप फील आ जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है क्या? मेंडल के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में। ठीक है, तो यहां तक देखिए आप,